This is episode 2 of our new series MA English Entrance Exam Preparation. Hello everyone, my name is Tanisha Jaiswal. Welcome to Literature शिक्षा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को किस तरीके से पढ़ सकते हैं और एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से किस तरीके के सवाल आते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरी तरीके से समझने के लिए उसको लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट तक देखेंगे तो आपको इस टॉपिक का पूरी जानकारी हो जाएगी कि आपको एग्जाम में इसको किस तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। तो चलिए वीडियो लिटरेचर की तो उसको ब्रॉडली एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरा हो गया राइटर और तीसरा हो गया उनके वर्क। तीनों ही कैटेगरीज से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं? कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, जैसे कोई वॉर हुआ, कोई प्लेग हुआ, उस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ईयर से रिलेटेड आ जाते हैं, उनकी थोड़ी डिटेल से आ जाता है कि किस ईयर में किसने क्या कॉन्क्वेस्ट किया, किस फाइट में कौन सी 2 पार्टीज थी जो फाइट कर रही थी। इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं वॉर से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड। हर साल डायरेक्टली देखा गया है कि एक क्वेश्चन आता है पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, मतलब कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इस पर्टिकुलर एज का टाइमलाइन क्या है। वो कोई भी एज हो सकती है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है कि जैकोबियन एज को पूछा गया है, एलिजाबेथन एज को पूछा गया है और इसी तरीके से वो कोई भी एज पूछ सकते हैं। तो एक ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा एक जो क्वेश्चन आता है वो है इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फैक्टर्स का, मतलब किस एज में क्या लिटरेरी फैक्टर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, किस एज में किस जॉनर ने सबसे ज्यादा फ्लरिश किया या कौन सा जॉनर नया आया, क्या उस एज में खासियत थी। ये सारी चीजें उसके लिटरेरी फैक्टर्स से इंक्लूड किए जाते हैं। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है राइटर्स। राइटर्स से जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो है उनके पेन नेम या स्यूडोनेम की, मतलब उन्होंने किस स्यूडोनेम से किस पेन नेम से लिखा था। दूसरा, अगर वो किसी मूवमेंट या किसी पर्टिकुलर टाइप की पोइट्री या किसी भी जॉनर से एसोसिएटेड है तो उस जॉनर के बारे में, उस मूवमेंट के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं इन कंटेक्स्ट टू द राइटर। तीसरा, उनकी लाइफ में जो उनके मेजर अचीवमेंट्स है कि अगर उन्होंने कोई अवार्ड जीता है या वो कोई बहुत ही अच्छी पोजीशन पे थे, वो पोएट लॉरिएट थे, इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं राइटर्स की लाइफस्टाइल। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है राइटर्स की बुक। तो उसमें वर्क्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? सबसे पहले तो पब्लिकेशन डेट इजी है, वो इंक्लूड होगी ही होगी। उससे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो अलग अलग चीजों का भी दे सकते हैं, वो राइटर्स को भी दे सकते हैं, वो वर्क्स को भी दे सकते हैं, उनके वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे सकते हैं, या फिर वो अलग अलग राइटर्स को दे सकते हैं, उनके अलग अलग वर्क्स को दे सकते हैं और उनको एक ऑर्डर में अरेंज करने को दे सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो जाता है ये, बट अगर आपको मैं जिस तरीके से बताऊंगी आप उसी तरीके से पढ़ेंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस करना काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो वो अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा आता है कि कैरेक्टर्स के बारे में आप देखते हैं और उनमें से इम्पोर्टेंट लाइंस किस कैरेक्टर ने क्या बोली है उनके बारे में देखते हैं। उसके लिए आपको वर्क्स को पढ़ना पड़ेगा। अब इतने सारे वर्क्स हैं, उनको कैसे कंप्लीट करना चाहिए, सारे तो आप टेक्स्ट बाय टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। तो आपको मेजर क्या करना है, डिटेल समरी देनी है और साथ ही में उस पर्टिकुलर वर्क के इम्पोर्टेंट लाइंस क्या है वो फाइंड आउट करना है। इससे क्या होगा, आपका एक अच्छा सा आइडिया प्रिपेयर हो जाएगा। हालांकि मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी कि कुछ वर्क्स आपको पढ़ लेने चाहिए पूरा आप ड्रामा नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप एक सोनेट तो पढ़ सकते हैं। वो तो 14 लाइन्स का एक छोटा सा पोएम है, वो तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगेगा उसको पढ़ने में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्टकट ले सकते हैं, कुछ आपको पूरा पढ़ना चाहिए, जो ये मैं कहना चाह रही हूँ आपसे। क्योंकि पोएटिकल लाइंस जो आती है कि हाँ इस पर्टिकुलर लाइन को किस पोएट ने बोला है या ये लाइंस किस वर्क से बिलोंग करती हैं, वो आप समरीज से पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसी वजह से मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट कुछ पोइट्रीज, छोटी ही पोइट्रीज
उनको आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये तो हो गया मेन कैटेगरी कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको इंग्लिश लिटरेचर को, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए कोई भी एक बुक जरूर पढ़ें। अब क्वेश्चन सबसे पहले यही आ जाएगा बुक का पढ़ने को सुन के कि इतना कम टाइम में बुक कैसे कवर होगी। बुक कवर हो जाएगी। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कम टाइम है आपको एक बुक कंप्लीट करने में, बिकॉज वो बहुत मोटी सी है, बहुत समय लगेगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली दिन में 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं ना उसको, तो वो बुक आपकी आराम से 1 से 1.5 महीने में खत्म हो जाएगी। एंड वो मैं तब बोल रही हूँ जब आप उसको एक एक लाइन पढ़ेंगे, मैं तब बता रही हूँ। अगर आप एक दिन में 5 से 10 पन्ने पढ़ रहे हैं और सुनने में आपको ज्यादा लग रहा होगा बट ज्यादा नहीं है, वो कंप्लीट हो जाए। अब बुक पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर एक बार पढ़ के पूरा आपको याद हो जाता तो वो क्या ही बात थी, सबको बहुत ईजी हो जाता चीजों को लर्न करना, चीजों को समझना। बट सच तो यही है कि एक बार पढ़ने से नहीं याद होता है, एक बार पढ़ने से आपको चीजें नहीं पूरी समझ में आती है। तो उस केस में आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए मेरी जो मोस्ट रिकमेंडेड बुक है वो ये है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जे लांग। मैंने गेट के लिए भी यही रिकमेंड करी है, CUET PG के लिए भी मैंने यही रिकमेंड करी है। और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, जब भी आप कोई बुक पढ़ेंगे तो उसको जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे हाईलाइट करते चलना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको हाईलाइट करते चलना है यहाँ पे चीजों को। और साथ ही में आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ये वो टर्म्स हैं जिनके मीनिंग्स मुझे एट द मोमेंट नहीं पता। अब मैंने उस समय तो गूगल करके देख लिया कि हाँ इसका मतलब क्या है, बट जब मैं क्या उसको दोबारा पढ़ूंगी तो क्या मुझे वो मीनिंग याद रहेगा? बिल्कुल नहीं याद रहेगा। इस वजह से उस चीज को मैंने यहाँ पे ऊपर नोट कर लिया जहाँ पे जगह है। आप उसको वर्ड के पड़ोस में भी नोट कर सकते हैं, आप उसको कैसे भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो आपके पास होना चाहिए कि जब आप बुक को दोबारा पढ़ें तो आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़े। आप अपने पॉइंट्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको पढ़ लीजिए, और कुछ पॉइंट्स जो आपको लगते हैं कम इम्पॉर्टेंट है उनको आप पेन या पेंसिल से अंडरलाइन करके बाद में पढ़ सकते हैं, या पैराग्राफ वाइज भी उसमें ब्रैकेट लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं कि जब आपको उसको दोबारा पढ़ना पड़े तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक बुक की बार बार रीडिंग करिए, मेरा कहने का मतलब इतना है, एक रीडिंग के बाद से आपका कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको दोबारा बुक पढ़नी ना। कुछ पॉइंट्स बुक में ऐसे होते हैं जो नोट्स के लिए लिखे जाते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप अपने समझने के लिए पढ़ते हैं कि अगर आपने वो पॉइंट नहीं पढ़ा तो हो सकता है जो आपने नोट्स में लिखा है वो आपको ढंग से समझ में ही ना आए। तो इस तरीके से आपको अपनी बुक को पढ़ना है। कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, छोटे छोटे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इनको जब आप नोट्स में लिखेंगे तो आप इनको और ब्रीफ करके लिखेंगे। बट कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा से यहाँ पे बना हुआ है कि मुझे इसको अगर दोबारा से पढ़ना है तो मैं इसको पूरा ही पढ़ूंगी। पर क्या जब मैं इसको नोट्स बनाऊंगी तो क्या मैं उसको लिखूंगी? जी नहीं, मैं इसको नहीं लिखूंगी। अगर लिखूंगी भी तो अपने टर्म्स में बहुत छोटा सा उसको लिखूंगी, क्योंकि नोट्स बनाने का मतलब तो यही है ना कि आप उस चीज को समराइज करके लिखे, छोटा करके लिखे, ब्रीफ करके लिखे। आप पूरा पूरा लिखते चलेंगे तो आप अपनी बुक एक पूरी खुद की तैयार कर देंगे और फिर नोट्स बहुत बल्कि हो जाएंगे जो पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत देगी। ठीक है, अब कुछ पेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको जगह नहीं मिलती है लिखने की, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा सा एक स्टिकी नोट लगा सकते हैं। ये मोस्टली मैं तब रिकमेंड करती हूँ लगाना क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे रेफरेंसेस यूज होते हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज होते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो उस केस में आप ये लगा सकते हैं, आपको हाईलाइटेड भी रहेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो इस तरीके से आपको समझना है, या अगर वहाँ यहाँ डिटेल में लिखा है। बुक में लिखने के चक्कर में कई बार छोटा छोटा लिख देते हैं, समझ में नहीं आता है, तो ऐसा कुछ भी मत करिए। तो बुक ऐसे पढ़िए कि आप उसको पूरा रिसर्च कर डाल रहे हैं, और बहुत टफ नहीं है, ट्रस्ट मी। 10-15 पन्ने पढ़ने के बाद जो रिदम आता है, और मैं एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, जब शुरुआत में आप 10-15 पन्ने पढ़ेंगे हो सकता है आपको 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए पढ़ने में, आप 2 ही 3 पन्ने एक दिन में पढ़ पाए। बट जब एक रिदम बन जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वो अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको बीच में छोड़ना नहीं है। आप छोड़ देंगे ना बुक पढ़ना, खासतौर से हिस्ट्री, तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा मैं आपको जो सजेशन दूंगी कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़िएगा। जो भी राइटर आप लिखें, जो भी आप वर्क्स लिखें, उन सबको नोट्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में
ही लिखिएगा। दूसरी टिप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस के लिए ही मेरे पास है कि ऐसे तरीके के एक स्टिकी नोट्स में या कुछ हाईलाइटेड बॉक्स बना के जो मेजर राइटर्स हैं, फॉर एग्जांपल शेक्सपियर हो गए, उनके ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, वर्क्स को आप क्या करिए, ऐसे ही लिखिए। तो आप जब उसी ऑर्डर में पढ़ेंगे और अगर आप किसी चीज में लगा के पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा हाईलाइट होगा आपके अदर नोट से और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन है या वर्क्स इसमें लिखा हुआ है उसको आप फटाफट पढ़िए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से जितना लिखेंगे राइटर्स को भी और उनके वर्क्स को भी उतना आसान होगा आपके लिए याद रखना, क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट सारी डेट्स नहीं याद रह सकती, बट आपको ऑर्डर याद रह जाएगा कि मैंने ये पढ़ा था तो मैंने इस ऑर्डर में पढ़ा था और मैंने जो लिखा है वो सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है, तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। तीसरा एक जो चीज आप देखेंगे, क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं मैच द लिस्ट टाइप के, जिसमें राइटर्स और वर्क्स दोनों ही यूज होते हैं। तो या तो आपको वर्क का राइटर बताना होता है, या तो आपको राइटर का मूवमेंट बताना होता है, या फिर वर्क का जॉनर बताना होता है। वो आप जब प्रॉपरली पढ़ेंगे चीजों को तब आपको समझ में आ जाएगा और वो बहुत इजीली हो जाएगा। आपको इन सारे क्वेश्चंस में दिक्कत तभी होती है कि आपने उस चीज को पढ़ा नहीं है या एक बार पढ़ा है, तो रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरीके से मैंने बुक को पढ़ना बताया है, जिस तरीके से उसके नोट्स को लिखना बताया है, उस चीज को आप प्लीज ध्यान में रखिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जामिनेशन में। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं किसी भी लेवल का इंग्लिश में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आप पूरा ही पढ़िए, सिर्फ किसी के नोट्स से मत पढ़िए, क्योंकि इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और अगर आप क्वेश्चंस देखें, गेट के क्वेश्चंस देखें, CUET के क्वेश्चंस का जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, वो फैक्चुअल से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा दोनों ही चीज़ों के लिए, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए भी। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई हो। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, स्पेशली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, आप उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिए और मैं आपको उस बारे में ज़रूर रिप्लाई करूँ। दूसरी जो एक क्वेरी मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रही है कि मॉक टेस्ट मेरे पास से कब आएंगे, कैसे आएंगे, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जल्दी ही मैं मॉक टेस्ट लॉन्च करूँगी CUET PG के लिए भी और गेट के लिए भी, या फिर आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी आपके लिए मॉक टेस्ट जल्द ही लॉन्च किए जाएंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी ही अपडेट्स मिलें। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. I hope you found this video informative. Make sure to like, share and subscribe to Literature Shiksha. Also follow Literature Shiksha on Instagram, Telegram and Facebook. Everything is free. Telegram का जो चैनल है वो भी फ्री है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, काफ़ी सारी चीज़ें की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पे भी मैं कुछ अलग तरीके का शॉर्ट कंटेंट पोस्ट करती हूँ, तो वो भी आपको वहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आप उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।